हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के आईआईटी जेईई और नीट चैनल पे। जी आज हम बात करने जा रहे हैं फ्रिक्शन के लेक्चर नंबर 2 की, जहां पे एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज के बारे में बात करेंगे। ऑल्दो ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्हीं के बारे में चर्चा होगी, इसके अलावा मैं आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बारे में बताऊंगा। पर ये वो सारी चीजें जो आप पहले पढ़ चुके हो, है ना। एक ग्राफ बनता है फ्रिक्शन का, वो ग्राफ भी मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स है वैसे तो, बट ठीक है, इन पे भी आज हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। मेरा नाम आशीष कपलेश, मैं पिछले 6 सालों से जेईई एस्पिरेंट्स को पढ़ा रहा हूं। मोर देन 50,000 स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा चुका हूं और ये मेरा एक्सपीरियंस आपके लिए काम आएगा अगर मेरी कही हुई बातों को फॉलो करते हुए चलोगे। पहली इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जो भी टॉपिक्स मैं आपको यहां पढ़ा रहा हूं, आपको उनके नोट्स बनाने, ये बहुत जरूरी होता है। अक्सर बच्चे ऐसा नहीं करते, मक्कारी कर देते हैं, सिर्फ आके बैठ जाते हैं। तो भाई जो भी यहाँ पे टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस आप लोगों को मिल रहे हैं, यू हैव टू मेक श्योर कि आप उनके नोट्स जरूर बनाएं। नहीं बना रहे हो तो गलती कर रहे हो, बनाना शुरू कर दो, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम देता हूं। हर लेक्चर के बाद आपको डीपीपी जरूर मिलती होगी, तो वो डीपीपी सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी है, आपको वो सॉल्व जरूर करनी है। इसके अलावा डीपीपी में कोई समस्या है तो उसका वीडियो सॉल्यूशन भी मैं बनाऊंगा, तो वो वीडियो सॉल्यूशन आपके काम आएगा, ठीक है, नो डाउट। तो ये वीडियो सॉल्यूशन आप जरूर बनाइए। इसके अलावा चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, यहाँ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए जाएंगे, तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके लिए बहुत जरूरी है बच्चे, तो इनको जरूर करिएगा सॉल्व। मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं करा दूंगा, लेकिन इसके अलावा जो क्वेश्चंस रह जाते हैं वो आप खुद से जरूर 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 सॉल्व करना, ठीक है। तो ऐसा नहीं कर रहे हो तो ध्यान रखो, ये गलती है हमारी, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको करा दूंगा, लेकिन इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं, तो आप खुद से जरूर सॉल्व कीजिए, वो जरूरी है। आपके डाउट्स के लिए डाउट सॉल्विंग सेशंस, बाकी आपके टेस्ट पेपर्स वगैरह, ये सारी चीजें बहुत जल्द आपको मिलती जाएगी। तो जो भी चीजों की रिक्वायरमेंट आपको होगी वो हम आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो ऐसे बिल्कुल भी सोचने वाली बातें नहीं है, परेशान होने वाली बातें नहीं है कि सर हमारी प्रिपरेशन कैसे करेंगे, है ना। हर जगह हर स्टेज पे हम आप लोगों के साथ है, बस जितना साथ हम निभा रहे हैं उतना साथ आप भी निभाते हो, बस, ठीक है। तो अभी तो पेन और पेपर लेके आए होंगे तुम लोग, नहीं लाए तो ले आओ भाई जल्दी से जाके, क्योंकि टॉपिक पढ़ेंगे, टॉपिक पढ़ोगे तो लिखोगे भी तो सही, है ना। चलो भाई, तो कुछ पुरानी बातों को एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम लोग फ्रिक्शन से रिलेटेड। तो फ्रिक्शन जब हम पढ़ रहे थे तो क्या पढ़ा था फ्रिक्शन में हमने? फ्रिक्शन जब आप पढ़ रहे थे बेटा तो क्या पढ़ा था उसमें? सर सीधी सी बात है, हमने बोला था कि जब भी कोई बॉडी जो होती है वो मोशन करने की कोशिश करती है, तो यहां पे सपोज करो बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया, बॉडी आगे की तरफ मोशन करना चाहती थी, तो यहां पे ग्राउंड ने बॉडी को अपोज किया और फ्रिक्शन लगाया पीछे की तरफ। तो अगला सवाल ये आता था, क्या फ्रिक्शन हमेशा बॉडी के मोशन को अपोज करता है? तो हमने बोला ना ना ना, ऐसी कोई बात नहीं होती। फ्रिक्शन जो है बॉडी के मोशन को सपोर्ट भी करता है। तो इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट बनता था वो ये बनता था दैट फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन। फ्रिक्शन क्या करता था? रिलेटिव मोशन को अपोज करता था, ठीक है। तो अगर कोई आपसे बोले फ्रिक्शन अपोजेस मोशन, उसको मना कर देना, बोलना भैया बिल्कुल गलत बात है, ये फ्रिक्शन मोशन अपोज नहीं करता है, फ्रिक्शन तो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। तो यहां पे ग्राउंड और बॉक्स के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा था, तो ग्राउंड और बॉक्स के बीच में अगर रिलेटिव मोशन होता है तो उसको अपोज कौन करेगा? फ्रिक्शन करेगा फिर, है ना। तो ये सारी बातें आपको बता दी। फ्रिक्शन तो मोशन को सपोर्ट भी करता था। हमने बोला था कि भाई एक बड़ा सा ब्लॉक है, उसके ऊपर एक छोटा ब्लॉक रखा हुआ है, अगर हम बड़े वाले ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाएं तो आपने देखा होगा कि छोटा वाला ब्लॉक भी साथ में चलता है। वो क्यों चलता है? क्योंकि यहां पे लगता है फ्रिक्शन जो इसको आगे की तरफ लेके जाता है, ठीक है। तो बड़े बॉक्स के ऊपर अगर फोर्स लगाया जाए तो छोटा वाला बॉक्स भी साथ साथ चलता है, वो फ्रिक्शन की वजह से होता है। तो ये सारी पिक्चर डिपेंड करती है फ्रिक्शन पे। तो हमने क्या बोला? फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है, बिल्कुल गलत बात है। फ्रिक्शन अपोज करता है रिलेटिव मोशन को। फ्रिक्शन मोशन को अपोज भी कर सकता है और मोशन को सपोर्ट भी कर सकता है, ठीक है। तो फ्रिक्शन मोशन को अपोज भी कर सकता है और सपोर्ट भी कर सकता है। इसके बाद मैंने आपको बात करी थी टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की। तो भाई टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में ड्राई फ्रिक्शन हमने पढ़ा था, जिसके लिए हमने बोला था कि भाई एक हमारे पास आता है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक आता है स्लाइडिंग या फिर काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की बातें बोली थी, बोला था कि भैया एक बॉक्स है, अगर तुम इसको अकेले मूव करने की कोशिश करोगे तो पाओगे कि ये तुमसे मूव नहीं हो पा रहा। ऑल्दो तुमने यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया था, लेकिन फिर भी ये बॉक्स मूव नहीं कर पाया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कोई फोर्स था जिसने अपोज किया तुम्हारे अप्लाइड फोर्स को। तो ऐसा कोई फोर्स जिसने तुम्हारे अप्लाइड फोर्स को अपोज किया, तो वो कौन था? फ्रिक्शन था। फिर तुमने जैसे जैसे अपने फोर्स की वैल्यू को इंक्रीज करते गए, तुमने देखा स्टैटिक फ्रिक्शन भी अपनी वैल्यू को इंक्रीज कर रहा था। सो क्या बोला था भाई हम लोगों ने? दैट स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ
सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। हाँ, तो स्टैटिक फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है सर, अपनी वैल्यू वो खुद ब खुद एडजस्ट करता रहता है। मान लो यहाँ पे फिर से सेम सिनेरियो अगर मैं लेके आ जाऊं और इस सिनेरियो में बोलो कि भैया अगर इस बॉक्स के ऊपर अब मैं 30 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा, तो मैंने देखा कि भाई 30 न्यूटन पे जब मैंने फोर्स लगाया तो ये बॉडी मूव करने लग गई। ऐसा क्यों हुआ? आप तो बोले थे फ्रिक्शन अपनी वैल्यू एडजस्ट करता रहता है, तो क्या अब ये स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी वैल्यू एडजस्ट करेगा कि नहीं करेगा? तो नहीं सर, अभी ये स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी वैल्यू एडजस्ट नहीं करेगा। चलो इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझा देता हूं। मैंने बोला यहां पे मैंने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, अभी भी देखा बॉडी रेस्ट पे है क्योंकि यहां पे लग रहा था स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन अगर इसी सिनेरियो में मेरे बच्चे अगर मैं 30 न्यूटन का फोर्स लगा दूं, तो सेम ब्लॉक अगर मैं इस पे 30 न्यूटन का फोर्स लगा दूं तो शायद ये ब्लॉक अब मूव कर सकता है। तो अगर मैंने 30 न्यूटन का फोर्स लगाया तो मैंने पाया कि ये ब्लॉक अब क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। तो सर आप तो बोल रहे थे स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन ऑटोमेटिकली अपनी वैल्यू एडजस्ट कर लेता है, तो क्या इस बार उसने अपनी वैल्यू एडजस्ट नहीं करी क्या? तो मेरे बच्चे स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए बोला गया था एक लिमिट होती है, याद आ रहा है? कुछ भूल गए होंगे ना, काफी समय हो गया है वैसे भी पढ़ते हुए, तो भूल गए होंगे, कोई बात नहीं। तो भाई बोला गया था स्टैटिक फ्रिक्शन की एक मैक्सिमम वैल्यू होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन की एक मैक्सिमम वैल्यू होती है जिसको कि हम प्यार से कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, और लिमिटिंग फ्रिक्शन को डिनोट किया जाता है एफएल से। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है इसको कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, डिनोटेड बाय एफएल। और बड़ी सिंपल सी बात है मेरे बच्चे कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है इसके लिए फॉर्मूला डिफाइन किया था। वैसे तो मैंने आपको फ्रिक्शन के लिए डिफाइन किया था फॉर्मूला, बोला था फ्रिक्शन डिपेंड करता है नॉर्मल पे और डिपेंड करता है सरफेस पे, तो यहां से फ्रिक्शन का एक फॉर्मूला म्यू इंटू एन करके आया था। लेकिन जब यही फ्रिक्शन का फॉर्मूला मैं अप्लाई करता हूं फॉर द मैक्सिमम फ्रिक्शन और दिस पार्ट, इट कैन बी रिटन एज म्यू एस इंटू एन। बहुत ही शानदार, यहां तक तो सारी बातें हमें समझ आ ही गई थी। लेकिन सर जब ये ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो क्या उस टाइम पे कोई फ्रिक्शन लगेगा इसके ऊपर? अगर ये ऑब्जेक्ट अगर मोशन करने लग गया तो कोई फ्रिक्शन लगेगा इसके ऊपर? तो बिल्कुल, हमने ये बात भी आपसे बहुत साफ साफ शब्दों में कही थी कि जब भी कोई बॉडी मोशन करता है तो आपने देखा होगा मूव करते समय वो कुछ साउंड प्रोड्यूस करता है क्या? तो यहां से 30 न्यूटन का फोर्स लगाया मैंने, बॉडी मोशन कर रहा है, तो क्या इसमें अभी फ्रिक्शन नहीं लगेगा? तो ऐसे कहना बहुत गलत बात होती है बेटा, क्योंकि यहां पे अभी भी एक फ्रिक्शन लगता है जिसको कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन या फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो जब ये बॉक्स मोशन करता है तो भी एक फ्रिक्शन लगता है जिसको कहा जाता है काइनेटिक फ्रिक्शन। ये काइनेटिक फ्रिक्शन डिपेंड करता है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन पे, यानी म्यू के पे, और डिपेंड करता है नॉर्मल पे। ठीक है, तो यहां पे क्या बोला गया कि भैया जब भी किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया जाए और बॉडी अगर मोशन कर रहा है तो उस दौरान बॉडी के ऊपर जो फ्रिक्शन लगता है दैट विल बी द काइनेटिक फ्रिक्शन और द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। फॉर्मूला दिया जाता है म्यू के इंटू एन। अब यहां पे म्यू एस और म्यू के, भैया ये दोनों क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन है। दीज आर द कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। मेरे बच्चे यहां पे ये डिपेंड करते हैं मटेरियल पे, डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द सरफेस, डिपेंड्स ऑन मटेरियल। तो ये जो है डिपेंड करते हैं मेरे बच्चे मटेरियल पे, इनको और चीजों से कोई लेना देना नहीं है। बोलते भैया हमें और चीजों से मतलब नहीं है, हमें तो बस इतना बता दो कि जो दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में आ रही हैं उनके बीच का मटेरियल किस प्रकार का है, उस हिसाब से हम अपनी वैल्यू एडजस्ट करेंगे। ज्यादातर सवालों में आपको इनकी वैल्यूज गिवन होती है, तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं है कि भाई यहां पे म्यू एस कैसे याद रखें सर। वुड के लिए म्यू का वैल्यू कुछ और, स्टील के लिए कुछ और, आयरन के लिए कुछ और, प्लास्टिक के लिए कुछ और, तो यहां पे अलग अलग मटेरियल के लिए म्यू का वैल्यू चेंज होता रहता है। ठीक है, क्लियर है ये बातें? तो ये सारी बातें मुझे आज आपको बतानी थी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। तो सबसे पहला टाइप जो होता है, जैसे कि फ्रिक्शन के टाइप्स किए थे, जिसमें पहला बोला था स्टैटिक फ्रिक्शन, वैसे ही अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के भी क्लासिफिकेशन किए जाएं तो पहला आता है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन डिनोटेड बाय म्यू एस इज इक्वल्स टू लिमिटिंग फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय एन। यार कोई भी बच्चा स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए ये फॉर्मूला मत लगा देना,
कोई भी बच्चा स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए ये फॉर्मूला मत लगाना, ये फॉर्मूला तो सिर्फ लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए लगता है या फिर स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू के लिए लगता है सिर्फ। तो कोई अगर अपना दिमाग लगा लेगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए लिख दे म्यू एस इंटू एन, तो काट देना उसको, गलत बात है बिल्कुल। उस इंसान को मत काटना, फॉर्मूले को काटना है, ठीक है। हाँ, तो यहां पे एक बात का ध्यान रखना, क्योंकि ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है बेटा, ये क्या सेल्फ एडजस्टिंग है, और ये स्टैटिक फ्रिक्शन तभी लगता है जब बॉडी रेस्ट पे होती है। तो मान लो यहां से कोई फोर्स F लगा और यहां से अगर स्टैटिक फ्रिक्शन लगा, तो बेटा बॉडी तो रेस्ट पे है, और अगर बॉडी रेस्ट पे है तो उस टाइम पे F बराबर Fs हो जाता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा अप्लाइड फोर्स के बराबर होगी, लेकिन यहां पे लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी गिवन बाय म्यू एस इंटू एन। सिमिलरली सेकंड आता है काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट या फिर स्लाइडिंग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एक ही बात है, कुछ भी लिखिए, डिनोटेड बाय म्यू के इक्वल्स टू एफ के बाय एन। फॉर्मूले तो आपको पता ही है कहां से हम डिराइव कर रहे हैं। वैल्यू ऑफ म्यू डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द सरफेस इन कांटेक्ट, म्यू के एंड म्यू एस आर डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस। ऑब्वियस सी बात है, आप यहां से फॉर्मूला देखें, सो म्यू का फॉर्मूला आता है फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल। मेरे बच्चे, फ्रिक्शन क्या एक फोर्स है? जी हां सर, बिल्कुल ये भी एक फोर्स है, MLT माइनस का 2। बेटा नॉर्मल एक फोर्स है? जी सर, नॉर्मल एक फोर्स है, MLT माइनस 2, तो इट कम्स आउट बी डायमेंशनलेस बेटा। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? डायमेंशनलेस होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस बेटा, ऊपर जो यूनिट बनेगी न्यूटन, नीचे भी यूनिट बनेगी न्यूटन, तो ये साथ ही साथ क्या होता है? यूनिटलेस भी होता है बेटा, ठीक है। तो डायमेंशनलेस तो है ही सही, लेकिन साथ ही साथ ये जो म्यू है वो यूनिटलेस भी होता है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अच्छे से बातें समझ आ रही होंगी आप लोगों को, तो इसको नोट करते हुए चलेंगे। छाप लो जल्दी से, ये सारी बातें मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, बाकी फिर भी अगर तुम्हें लगता है नोट करना है तो देख लो, तुम्हारी इच्छा श्रद्धा है। हो गया, यहां पे आइए, डन, ये भी लिख लो, हो गया। चलो भाई सवाल करते हैं, लेकिन उससे पहले ग्राफ देख लो फ्रिक्शन का। भाई फ्रिक्शन का ग्राफ बड़ा सिंपल सा है, एक बॉडी रखी हुई है यहां पे जो भी रेस्ट पे है, बॉडी रखी है जो भी रेस्ट पे है, आप लगा रहे हो इसके ऊपर फोर्स। अब क्योंकि बॉडी रेस्ट पे है, दैट मींस यहां पे लग रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन, और कुछ टाइम तक क्या होगा, जैसे जैसे आप अपने फोर्स की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी वैल्यू को इंक्रीज करता चलेगा, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है कि नहीं है? स्टैटिक फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, तो जैसे जैसे आप फोर्स को इंक्रीज करेंगे, जैसे जैसे फोर्स इंक्रीज होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन भी इंक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे फोर्स इंक्रीज, स्टैटिक फ्रिक्शन इंक्रीज होगा। तो पहले कुछ समय के लिए फोर्स और स्टैटिक फ्रिक्शन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे जैसे फोर्स इंक्रीज करोगे, स्टैटिक फ्रिक्शन भी इंक्रीज होगा। बट स्टैटिक फ्रिक्शन हैज अ लिमिट, और अगर अब आप फोर्स को और इंक्रीज करोगे तो अब स्टैटिक फ्रिक्शन इंक्रीज नहीं होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन की एक लिमिट होती है, तो अब आप फोर्स को और इंक्रीज करोगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन इससे ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि अब वो अपनी एक लिमिटिंग वैल्यू पे आ चुका है जो कि फिक्स्ड होती है, उसको इस फोर्स से कोई लेना देना नहीं है। डज नॉट डिपेंड ऑन दिस। तो इसको इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है मेरे बच्चे। सो लिमिटिंग फ्रिक्शन कांस्टेंट वैल्यू है, उसको अप्लाइड फोर्स से ज्यादा लेना देना नहीं होता है। अप्लाइड फोर्स से मतलब तभी होता है जब तक स्टैटिक फ्रिक्शन में चलते हो आप लोग, ठीक है। तो ग्राफ देखो भाई, पहले स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट कुछ समय के लिए F बराबर, या बोलो तो कुछ समय के लिए F प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। बेटा ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ये अप्लाइड फोर्स है, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ये अप्लाइड फोर्स है। जैसे जैसे फोर्स बढ़ाते गए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज होता गया। जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज करते गए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज हो रहा है। लेकिन यहां पे देखो एक लिमिट आती है हर चीज की, तो यहां पे आया लिमिटिंग फ्रिक्शन। यहां पे बोला गया कि भाई साहब बच करो, बहुत हो गया आप लोगों का, है ना, इससे ज्यादा फोर्स आप इंक्रीज करोगे तो मत सोचो ऐसा कि फ्रिक्शन भी इंक्रीज होगा। अब आप देखो बेटा, यहां तक तो आ चुके हो।
अब इसके आगे जैसे जैसे आप फोर्स को और इंक्रीज करोगे, आप देखो फ्रिक्शन की वैल्यू अब डिक्रीज हो रही है। क्यों हुआ सर? यहां पे मोशन जस्ट स्टार्ट हो जाता है, हियर बॉडी बिगिंस टू स्लाइड, बॉडी अब स्लाइड करना शुरू हो जाती है इस पॉइंट पे आते। अभी तक तो क्या रहा था, बॉडी रेस्ट पे थी। देखो अभी तक तो बॉडी रेस्ट पे थी, ए पॉइंट पे आए, बॉडी बिगिन टू स्लाइड। अब एक बार जैसे बॉडी स्लाइड करना शुरू हो जाती है ना, भले आप थोड़ा सा फोर्स कम कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बॉडी स्लाइड करेगी। तो अब ए पॉइंट पे लिमिटिंग फ्रिक्शन आया, अब यहां पे वैल्यू आप अप्लाइड फोर्स पे फ्रिक्शन की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तब आपने फोर्स इंक्रीज किया, आपने देखा होगा एक बॉडी जो कि रेस्ट पे होती है, भारी बॉडी जो कि रेस्ट पे होती है, उसको स्टार्ट करना बहुत भारी होता है। मैं उसको खिसकाना चाहता हूं लेकिन स्टार्टिंग में बहुत जोर लगता है, और एक बार अगर वो बॉडी स्लाइड होना शुरू हो गई तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं आती है, वो बढ़िया स्मूथली चलता है। तो फ्रिक्शन यहां पे मैक्सिमम आया है, इसके बाद फ्रिक्शन की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, और कुछ समय के बाद जब बॉडी प्रॉपर मोशन में आ जाएगा तब फ्रिक्शन की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। इधर आएगा बेटा काइनेटिक फ्रिक्शन, इधर क्या आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, यहां क्या आएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन, और यहां तक पूरा क्या चल रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन चल रहा है। सो आई होप ग्राफ वाली बातें याद रहेगी आप लोगों को, उम्मीद करता हूं ग्राफ वाली वैल्यूज आपको याद रहेगी। सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन बनाया बॉडी, उसके बाद पीक वैल्यू पे आ गया स्टैटिक फ्रिक्शन अपने, यानी कि यहां पे लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, इसके बाद फ्रिक्शन की वैल्यू थोड़ी सी डिक्रीज होती है, और फिर वो कांस्टेंट होती है जब काइनेटिक फ्रिक्शन की बातें होंगी। तो समझ रहे हो ना? तो जैसे ही काइनेटिक फ्रिक्शन स्टार्ट होगा, बॉडी फिर से क्या हो जाएगी, उस टाइम पे रेस्ट पे आ जाएगी। तो जैसे काइनेटिक फ्रिक्शन चालू होगा उस टाइम पे बॉडी क्या हो जाएगी मेरे बच्चे, रेस्ट पे आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूं समझ आ रही होगी सारी बातें। तो क्या बोला, सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा सर, बहुत बढ़िया। स्टैटिक फ्रिक्शन जब तक लगता है बॉडी तब तक क्या होती है, रेस्ट पे होती है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो देखो एक सीधी लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन रिप्रेजेंट करता है इसको। फिर भाई स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ती 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 एक पॉइंट पे आके रुकी, बोला भैया अब हम थक चुके हैं, अब इससे ज्यादा हम अपनी वैल्यू को नहीं बढ़ा सकते। तो यहां पे वी हैव द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन व्हिच इज आल्सो नोन एज द लिमिटिंग फ्रिक्शन। सो इस पॉइंट पे हमें मिल रहा है लिमिटिंग फ्रिक्शन। भाई लिमिटिंग फ्रिक्शन जैसे कि तुमसे कोई बोल दे भैया घर पे अलमारी रखी है बड़ी सी, खिसका दो इसको, तो भाई क्या करोगे, जोर लगाओगे, जोर लगा रहे अलमारी को खिसकाने में, खिसका रहे हो, नहीं खिसक रही सर, कोई नहीं दोस्तों को बुला के ले आओ, दोस्त भी आ गए, अलमारी खिसकाने में लगे पड़े। एक बार अलमारी हल्की सी खिसक गई ना, तो फिर तुम्हें उतना जोर नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि फ्रिक्शन की वैल्यू अब डिक्रीज हो चुकी। एक बार अगर बॉडी चलना शुरू हो गई तो फ्रिक्शन की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी और फिर एक कांस्टेंट वैल्यू पे आ जाएगी। तो बस बॉडी को स्टार्ट करना बहुत जरूरी है, जैसे कि तुम लोगों को पढ़ाई करवाना बहुत जरूरी है और बहुत जोर लगता है उस पे, 10 बार बोलना पड़ता है पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, उठ जा पढ़ ले, लेकिन तुम्हारे भी हाल क्या होता है, नहीं पढ़ते हो ना। लेकिन हाँ एक बार तुम उठ के पढ़ने लग गए, तुम्हारा कंसंट्रेशन हो गया, तुम्हारा मन लग गया, तो फिर तुम रुकोगे क्या, नहीं रुकोगे ना। तो भाई यही तो बात है यहाँ पे। तो पहले तो बहुत जोर लगाते हैं, उठ जा पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, फाइनली तुम उठ गए और अब तुम पढ़ने लगे तो हमारा जोर कम हो गया। देखो तुम खुद से पढ़ाई करने लगोगे तो हमारा जोर कम हो जाता है ना, तो ये हमने कम जोर लगाया है। फिर उसके बाद हम थोड़ा बहुत बोलते रहते, तुम हाँ बेटा पढ़ लेना बहुत बढ़िया, पढ़ाई कर लेना बहुत बढ़िया, पढ़ाई कर लेना बहुत बढ़िया। तो जो भी जोर है वो सिर्फ स्टार्टिंग में लगता है, उसके बाद चीजें बहुत स्मूथली चलती है। तो यही है भाई हमारे फ्रिक्शन का ग्राफ। आशा करता हूं आपको समझ आ रही होगी बातें। छापना चाहते हो तो छाप लो, वैसे ग्राफ पूछता है तो लिखना तो जरूरी है भाई। बना लो डायग्राम वगैरह बना लो, सारे लिख लो इसको। हो गया, छाप लिया सभी ने, सवाल सुवल कर लोगे फ्रिक्शन पे। आओ चलो तुम्हें बताता हूं कई प्रकार के सवाल हम फ्रिक्शन में करते हैं। पहली बिरादरी सवालों की जो आती है उसमें होता है, बोला गया एक ब्लॉक ऑफ मास 1 kg इज एट रेस्ट। तो एक डब्बा है 1 kg का है, लिख दो यहां पे 1 kg। एक डब्बा है जो कि 1 kg का है, रेस्ट पे है और एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। जिस सरफेस पे इस डब्बे को रखा गया है वहां पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो है 0.2। वो भी कौन सा वाला, स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और काइनेटिक वाला जो है वो है 0.15।
तो ये देखो आपको क्वेश्चन में गिवन होता है ना, ये बोल दिया ना हॉरिजॉन्टल सरफेस हैविंग द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.2, काइनेटिक फ्रिक्शन 0.15, सब दे दिया उसने। फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स इफ द हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ, पहला केस फर्स्ट 1 न्यूटन का अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया जाए तो, सेकंड केस 1.96 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया जाए तो, थर्ड केस 2.5 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया जाए तो क्या होगा? क्या होगा सर? जी का वैल्यू क्या ले ले? जी का वैल्यू क्या लोगे? 10 ले लो, 10 लेके काम हो जाएगा। चलो एक काम करो, जी का वैल्यू 10 ले लीजिए, काम मजा आ जाएगा इसमें ना, सिंपल हो जाएगी चीज तुम्हारे लिए। वैसे तो 9.8 से और भी ज्यादा मजा आ जाएगा, लेकिन चलो अभी फिलहाल 10 से ही कर दो। 9.8 से तो एकदम टिच वैल्यूज बनने वाली है इसकी। करें क्या टीराई? पहला केस सॉल्व करने जा रहे हैं। पहले वाले केस में जो फोर्स हमने लगाया वो है 1 न्यूटन का। सो मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं मेरे बच्चे। और पहला वाला केस जिसमें फोर्स लगाया गया है 1 न्यूटन का, नॉर्मल की जो वैल्यू होने वाली है इस केस में n डैश गिवन बाय mg। बेटा यहां पे मास इसका 1 kg का है और g का वैल्यू 10 ले लेना, तो इट विल बी 10 न्यूटन का। चलिए भाई, फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल के देख लेते हैं। अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन बड़ा होगा अप्लाइड फोर्स से तो बॉडी रेस्ट पे रहेगी। अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन बड़ा हो जाए, अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स से बड़ा हो जाए तो बॉडी रेस्ट पे रहेगी। तो चलो चेक कर लेते हैं। म्यू एस का वैल्यू 0.2, नॉर्मल का वैल्यू इंटू 10, आई थिंक ये तो 2 न्यूटन आ रहा है। क्या बात है सर। तो आप देख लो, बॉडी के ऊपर फोर्स लगा 1 न्यूटन का, बॉडी पे लगने वाला लिमिटिंग फ्रिक्शन 2 न्यूटन का। डायग्राम कुछ इस प्रकार से बना दो इसका। बॉडी पे लगा 1 न्यूटन का फोर्स, फ्रिक्शन लगा 2 न्यूटन का फोर्स। बॉडी कहां जाना चाहती है? आगे। 1 kg की बॉडी क्या कभी आगे जा पाएगी? नहीं सर, ये बॉडी रहेगी रेस्ट पे। तो 1 न्यूटन का फोर्स आगे लगा, 2 न्यूटन का फोर्स पीछे की तरफ लगा, बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी, वो मोशन नहीं करेगी। तो पहले वाले केस में बॉडी रेस्ट पे है, और जब बॉडी रेस्ट पे होती है तो लगता है स्टैटिक फ्रिक्शन, और स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। तो यहां लगेगा बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन विच इज इक्वल्स टू द अप्लाइड फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन विल बी इक्वल्स टू 1 न्यूटन। तो पहले वाले केस में कुछ बच्चे दिमाग लगाते हैं, बोलते हैं सर पहले वाले केस में फ्रिक्शन का वैल्यू 2 न्यूटन होना चाहिए था। बिल्कुल गलत बात है वो। ये तो लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाला है मैंने, ये तो लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाला है। यानी कि मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन फोर्स लगा सकते हो? 2 न्यूटन का। अगर आपका अप्लाइड फोर्स 2 न्यूटन से ज्यादा है तो बॉडी मूव करेगी। अगर आपका अप्लाइड फोर्स 2 न्यूटन से कम है तो बॉडी रेस्ट पे रहेगी। बॉडी रेस्ट पे रहती है तो हमें यहां मिलता है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू होता है वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन यहां पे अप्लाइड फोर्स F यानी कि 1 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। तो यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, पहली बात तो वो F के बराबर होगा जो कि 1 न्यूटन है। सेकेंड वाले केस में अगर G का वैल्यू 9.8 लेंगे तो आंसर 19.6 बनेगा, जिसमें कि वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर है। ऐसे केस में बॉडी जो है वो मोशन करना स्टार्ट कर देती है। तो उस केस में फ्रिक्शन आपका अगेन 1.96 न्यूटन ही रहेगा। ठीक है, तो इसको G10 का वैल्यू ले लिया, तो G का वैल्यू अगर 10 ले लूं तो सेकेंड वाला केस जिसमें अप्लाइड फोर्स 1.96 न्यूटन का है, फ्रिक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू है वो 2 न्यूटन की है। आप साफ साफ देख रहे हो दैट द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन द अप्लाइड फोर्स। सो बॉडी जो है हमारी वो रेस्ट पे रहेगी। बॉडी किस पे रहेगी बेटा? रेस्ट पे। बॉडी अगर रेस्ट पे रहेगी तो लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं, स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, एंड दैट स्टैटिक फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। सो 1.96 इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जी का वैल्यू 9.8 लेना है या 10 लेना है कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, आंसर तो आपको वही आना है। जी का वैल्यू 9.8 लोगे तो भी कितना बनेगा? 9.8 इंटू जी, है ना? तो उसके हिसाब से सॉल्व करोगे फिर तो भी आंसर तो वही बनना है आपका। तो ऐसे सोचने वाली बातें नहीं है ज्यादा।
थर्ड केस बोलता है कि भाई अब हम फोर्स लगाने जा रहे हैं 2.5 न्यूटन का। अब बताओ भाई तुम, है ना, अब हम फोर्स लगाते हैं 2.5 न्यूटन का। क्या यही बोला है? देख लो, थर्ड केस में 2.5 न्यूटन का फोर्स लगाया गया। सेकंड वाले केस में भी बेटा फ्रिक्शन फोर्स जो रहता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन का होगा, वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा 1.96 न्यूटन। थर्ड केस होता है जिसमें अप्लाइड फोर्स 2.5 न्यूटन का है, और अगर अप्लाइड फोर्स 2.5 न्यूटन का है और लिमिटिंग फोर्स अगर 2 न्यूटन का है, तो दिख रहा है दैट लिमिटिंग फोर्स इज लेस देन द अप्लाइड फोर्स। बॉडी विल स्लाइड। तो इस केस में मेरे बच्चे बॉडी जो है वो स्लाइड करेगी। बॉडी अगर स्लाइड करेगी तो हमारे पास आएगा काइनेटिक फ्रिक्शन, और काइनेटिक फ्रिक्शन इज गिवन बाय म्यू के इंटू एन। हाँ भाई, म्यू के का वैल्यू कितना है? 0.15। नॉर्मल का वैल्यू 10। mg होता है मास 1 kg का, g का वैल्यू 10 ले लीजिए। तो यहां पे पॉइंट हटाएंगे, 100 आएगा, 100 मिलेगा। फ्रिक्शन का जो वैल्यू बनेगा इट विल बी 1.5 न्यूटन। सो यहां पे फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी 1.5 न्यूटन। तो ऐसे आपको चेक करना पड़ेगा कि अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है या कम है। यहां पे देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है, यहां देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है। इससे पहले वाले केस में भी अप्लाइड फोर्स जो था ये था 1 न्यूटन का, लिमिटिंग फ्रिक्शन 2 न्यूटन की। तो यहां पे भी लिमिटिंग फ्रिक्शन बड़ा था अप्लाइड फोर्स से। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा, उसके बाद आप ये जज कर पाओगे कि वो किस प्रकार का फ्रिक्शन लग रहा है वहां पे। क्या वो स्टैटिक है, क्या वो काइनेटिक है, या फिर कौन सा वाला होगा, लिमिटिंग हो सकता है ना। तो आपको चेक करना पड़ेगा। यहां पे फ्रिक्शन की वैल्यू बेटा 1.5 न्यूटन की आ रही है, यहां पे फ्रिक्शन की वैल्यू 1.5 न्यूटन की आ रही है। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि किस प्रकार का जो है वो फ्रिक्शन यहां पे है। तो इसको छाप लो जल्दी से, ठीक है, नोट करो। किया नोट यहां तक? फिर यहां पे आओ, ये सारी बातें लिखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। किया नोट सभी ने? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। एंड एक और सवाल अब तुम लोग ट्राई कर लो भाई। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द वॉल एंड द ब्लॉक इज 0.5, यहां पे दीवार और ब्लॉक के बीच का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 है, तो फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक विल बी। तो ब्लॉक के ऊपर कितना फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा ये आपको बताना पड़ेगा। तो ब्लॉक के ऊपर कितना फ्रिक्शनल फोर्स है ये आपको बताना है। यार सीधी सी बात है सर, मैं यहां से इसको 5 न्यूटन से ऐसे दबा रहा हूं, पर यहां पे तो वर्टिकल मोशन की बातें कर रहे हैं। तो देखो भाई क्या होता है कि नीचे की तरफ एक फोर्स लगता है जिसको कहते हैं 0.1 g, ठीक है। तो फ्रिक्शन तो लग जाएगा डेफिनेटली इधर की तरफ, हाँ फ्रिक्शन आएगा इधर की तरफ, क्योंकि देखो ये दीवार है, ये बॉक्स है, दीवार के रेस्पेक्ट में बॉक्स नीचे जा रहा है, दीवार के रेस्पेक्ट में बॉक्स नीचे जा रहा है, तो बॉक्स के ऊपर फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लग जाएगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन जो है वो अलोंग द सरफेस हो गया, परपेंडिकुलर टू द सरफेस भी तो कोई फोर्स लगना चाहिए, परपेंडिकुलर टू द सरफेस भी तो कोई फोर्स लगेगा। तो ये लो भाई, परपेंडिकुलर टू द सरफेस नॉर्मल फोर्स लगेगा जो कि 5 न्यूटन के बराबर होगा। सोचो ना, जितना फोर्स तुम यहां से इस बॉक्स पे लगाओगे, जितना फोर्स तुमने यहां से बॉक्स पे लगाया, उतना ही फोर्स ये बॉक्स दीवार पे लगाएगा जाके। लाइन में खड़े होते हो तो पीछे से एक को जितना धक्का मारोगे उतना ही धक्का वो आगे वाले को देगा। तो क्या बोला भाई, यहां से 0.1 kg का बॉक्स से अगर 5 न्यूटन का फोर्स यहां से लगाया जाए इसके ऊपर, तो बोलो 5 न्यूटन का फोर्स इस पे लगा, ये बॉक्स ने 5 न्यूटन का फोर्स दीवार पे लगाया, दीवार ने बदले में इस पे नॉर्मल एन डैश या फिर नॉर्मल रिएक्शन को आर से लिख देता हूं, नॉर्मल आर रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन आर लगाया, तो बेटा वो आर क्या 5 न्यूटन के बराबर होगा। तो यहां पे नॉर्मल रिएक्शन आर से डिनोट कर रहा हूं मैं, ठीक है। सो वो 5 न्यूटन के बराबर है। अप्लाइड फोर्स बेटा यहां पे 5 न्यूटन अगर तुम कहते हो तो बहुत गलत बात है, क्योंकि यहां पे जो फोर्स मोशन कराएगा वो उसका वेट है। तो यहां पे जो फोर्स मोशन करा रहा है वो एक्चुअली mg है, एंड इट इज गिवन बाय 0.1 इंटू जी का वैल्यू मैं 10 ले लेता हूं, सो 1 न्यूटन का फोर्स है। जी का वैल्यू मैंने 10 ले लिया मेरे बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं है, समस्या तो नहीं है, चलने दो ना। इसके अलावा ये अप्लाइड फोर्स है। लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल के देख लेते एक बार। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन जब हमने निकाला तो इट कम्स आउट बी म्यू इनटू नॉर्मल। म्यू का वैल्यू 0.5 दे दिया सर उसने, और नॉर्मल का जो वैल्यू है वो 5 न्यूटन का है।
सो आई थिंक इट कम्स आउट बी 5 5 25 2.5 न्यूटन। देखने से साफ पता चलता है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो अप्लाइड फोर्स से बड़ा है, यानी कि बॉडी रहेगी रेस्ट पे, और बॉडी अगर रेस्ट पे होती है तो यहां पे बॉडी पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। सो यहां पे here we have the static friction, here we have static friction। तो यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन लगने वाला है बॉडी के ऊपर, और जब बॉडी के ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन विल बी इक्वल्स टू द अप्लाइड फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन विल बी इक्वल्स टू mg, स्टैटिक फ्रिक्शन विल बी इक्वल्स टू 1 न्यूटन का। सो यही है हमारा फाइनल आंसर। आशा करता हूं आपको समझ आ रहा होगा। तो आपको यही करना है, पहले चेक करना है बेटा कि जो फोर्स मोशन करा रहा है कैपिटल एफ, वो फोर्स जो कि मोशन करा रहा है क्या वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से बड़ा है या छोटा है। अगर आपका जो फोर्स है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से छोटा होगा तो मोशन नहीं हो पाएगा, उस केस में बॉडी रेस्ट पे रह जाएगी। लेकिन आपका ये जो अप्लाइड फोर्स है अगर वो फ्रिक्शन से बड़ा हो जाए, कौन से, लिमिटिंग फ्रिक्शन से बड़ा हो जाए, उस केस में वी हैव द स्टैटिक काइनेटिक फ्रिक्शन, और काइनेटिक फ्रिक्शन के केस में बॉडी मोशन करेगा, तो उसके हिसाब से आप फॉर्मूला लगाओगे। समझते हो ना बात को? छाप लो जल्दी से, फिर अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे हम लोग। छाप लिया सभी ने? पक्का? बढ़े आगे? आओ जी आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बोल दिया है द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस इज 0.7। ठीक है सर, म्यू का वैल्यू 0.7 दे दिया। अब बोलता है फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक एंड द फोर्स अप्लाइड बाय द इंक्लाइन प्लेन ऑन द ब्लॉक। दो चीज आपको बतानी है। पहली चीज तो बताइए फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है, और दूसरी चीज फोर्स अप्लाइड बाय द इंक्लाइन प्लेन। बेटा इंक्लाइन प्लेन कौन सा फोर्स लगाएगा इसके ऊपर? कांटेक्ट फोर्स लगाएगा। इंक्लाइन प्लेन कौन सा फोर्स लगाता है इसके ऊपर? कांटेक्ट फोर्स लगाता है। और तुम तो जानते ही हो कांटेक्ट फोर्स इज एक्चुअली द रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एंड द नॉर्मल रिएक्शन। तो जो कांटेक्ट फोर्स है वो रिजल्टेंट है, वो रिजल्टेंट है किसका? फ्रिक्शनल फोर्स का और नॉर्मल रिएक्शन का। तो पहला काम आपके पास ये है कि आप फ्रिक्शनल फोर्स निकालेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स निकाल के उसको यहां पुट करेंगे, फिर देखिए क्या आंसर आता है। किया ट्राई? चलो भाई देखो, सबसे पहली चीज यहां पे एफबीडी वगैरह बना लेते हैं। एफबीडी के मुताबिक अगर देखा जाए तो 2G वाले पे फोर्स लगता है नीचे, 2 kg वाले पे 2G वाला फोर्स वेट जो होता है। इधर की तरफ एक फोर्स लगेगा बेटा जिसको कहा जाता है 2G sin 37 डिग्री। इधर की तरफ एक फोर्स लगता है, इसको कहा जाता है 2G cos 37 डिग्री। यहां पे फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा, अभी पता नहीं सर कौन सा फ्रिक्शन लगना है। नॉर्मल इधर की तरफ लगेगा। देखने से साफ पता चलता है कि नॉर्मल रिएक्शन R से डिनोट कर देता हूं उसको, ये चलो N से लिख देते हैं। साफ पता चलता है देखने से, तो लिख देते हैं यहां पे फ्रॉम फिगर नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल्स टू 2G cos 37 डिग्री। cos 37 कितना होता है? 4/5। सो यहां पे लिखेंगे 2 इंटू जी का वैल्यू मैं 10 ले रहा हूं एंड 4/5, तो 5 2 10 एंड इट विल बी 16। सो नॉर्मल रिएक्शन कम्स आउट बी 16 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन कितना बनेगा? 16 न्यूटन बनेगा। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। फ्रिक्शन पे लिमिटिंग फ्रिक्शन चेक कर लेते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन विल बी इक्वल्स टू म्यू इनटू नॉर्मल। म्यू का जो वैल्यू बनेगा इट इज 0.7 और नॉर्मल अभी आपने निकाल लिया 16। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। आई थिंक इट कम्स आउट बी 7 6 42, 7 1 7 8 9 10 11। सो 11.2 न्यूटन इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन है 11.2। बेटा जो फोर्स इसको नीचे लेके आ रहा है वो कितना होगा? वो 2G sin थीटा हो जाएगा। तो F का वैल्यू निकाला, 2 इंटू जी का वैल्यू 10 ले लीजिए। sin 37 3/5 होता है बेटा। 5 2 10, 2 2 4, 3 12। तो अप्लाइड फोर्स है 12 न्यूटन का। जो बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया जा रहा है जिससे कि वो मोशन करे वो 12 न्यूटन का है। लिमिटिंग फ्रिक्शन 11.2 न्यूटन का है।
तो यार सीधी सी बात है कि अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन। यहां पे जो भी फोर्स लगा रहे हैं वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से बड़ा है, यानी कि इस केस में इट विल बी अ केस ऑफ अ काइनेटिक फ्रिक्शन, है ना। यहां पे जो अप्लाइड फोर्स है वो क्या बड़ा है, देखो तो यहां पे जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो अप्लाइड फोर्स से बड़ा है, और अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स से बड़ा होता है तो इट इज अ केस ऑफ अ काइनेटिक फ्रिक्शन, और काइनेटिक फ्रिक्शन में तो फिर म्यू के इनटू एन आता है। अब इन्होंने तो बोला नहीं कुछ हमें कि कौन सा वाला फ्रिक्शन है, तो हम इसको ही काइनेटिक कंसीडर करते हुए एक बार सॉल्व कर लेते हैं। बाकी एक बार जी का वैल्यू 9.8 पुट करके भी देख लेना, आंसर शायद सेम आ जाए, है ना। जी का वैल्यू 9.8 पुट करके देखना, चेक कर लेते हैं क्या आंसर मैच करता है कि नहीं करता है। 3.656 into 98/50। इट विल बी 119.6 न्यूटन का। और एक बार ये भी कर लीजिए 2 mg 1 kg का है, 2 kg का बॉक्स है। एक चीज मिस कर दी इसमें हमने 0.7। 1 मिनट रुक जाओ बस, 0.7 तक मल्टीप्लाई करने दो इसको। और अब करते इसको सर। 56 into 98 divided by 500। नाइन 5 6 54 and 4 58 होते हैं, ठीक है। 5 40, 9 5 45, 49। So 54.88। चलो भाई, जी का वैल्यू 9.8 लेके भी सॉल्व कर लिया, तसल्ली मिलना जरूरी है ना। तो जी का वैल्यू मैंने 9.8 लेके भी सॉल्व किया, और अभी भी दिख रहा है कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो जो है छोटा है एज कंपेयर टू द अप्लाइड फोर्स, ठीक है। एंड इन दैट केस डेफिनेटली सी बात है कि अगर अप्लाइड फोर्स बड़ा है लिमिटिंग फ्रिक्शन से तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, विच इज गिवन बाय म्यू इनटू नॉर्मल। अब देखो भाई, काइनेटिक फ्रिक्शन अगर यहां लगना था तो उसको हमें उसकी वैल्यू देनी चाहिए थी, बट इसने अभी क्या हुआ, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमें दी नहीं, तो अब हम क्या करें, अब हम इसी को ही कंसीडर कर लेते हैं। क्वेश्चन में अगर उसको डिफाइन करना था तो उसको हमें काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू देनी चाहिए थी, बट अभी काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू मिली नहीं,
तो हम यही कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ले लें, तो बेसिकली दैट विल बी द लिमिटिंग फ्रिक्शन अगेन। तो आपके आंसर में लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू पुट कर सकते हैं कितना, जो आपको पसंद है, ऐसे 109.76 आएगा क्या? तो देख लेना 11.96 बनेगा वो। ठीक है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन को ही कंसीडर करते हुए चलते हैं अब हम लोग आगे। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन आएगा दैट विल बी द लिमिटिंग फ्रिक्शन अगेन, क्योंकि उसकी म्यू की वैल्यू तो सेम ही आ रही है, म्यू का वैल्यू तो सेम ही आ रहा है, और म्यू का वैल्यू अगर सेम आ रहा है तो फिर काइनेटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन एक ही बात हो जाएगी। फिर यहाँ पे भी क्या करें, फिर उसको देना चाहिए था हमें, है ना। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमें डिफाइन करके देनी चाहिए थी यहाँ पे, बट उन्होंने हमें काइनेटिक फ्रिक्शन को डिफाइन नहीं किया, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। ठीक है, सो ऐसे केसेस में फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इज गिवन बाय 11.2 न्यूटन ले लो। उसके अलावा यहाँ पे जो कांटेक्ट फोर्स होगा इट इज गिवन बाय फ्रिक्शनल फोर्स प्लस नॉर्मल का स्क्वायर। फ्रिक्शन फोर्स होगा अंडर रूट ऑफ 11.2 का होल स्क्वायर प्लस नॉर्मल का जो फोर्स है वो है 16 का स्क्वायर। सॉल्व करना है एंड यू विल गेट योर फाइनल आंसर फॉर दिस। तो इसको नोट कर लो भाई, राइट फ्रॉम हियर, ये सारी बातें लिख लो। कांटेक्ट फोर्स भी बता दिया, फ्रिक्शनल फोर्स भी बता दिया, इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। किया नोट? यहां पे आ जाओ, अल्टीमेटली कर लेना ये सारे सॉल्यूशन वाला पार्ट है यार। 11.2 है, थोड़ी सी मक्कारी करना चाहो तो कर लेना, 11 लिख लेना, तो 121 प्लस 256 बनेगा शायद इसका स्क्वायर। सॉल्व करोगे? कर ही देता हूं, चलो मैं तुम्हारे लिए इतना भी कर देता हूं मैं। अब अंडर रूट सॉल्व नहीं करूंगा पर इसका, फिर है ना, इसका अंडर रूट मैं सॉल्व नहीं करूंगा, देख लेना तुम लोग। तो 125.44, तो अंडर रूट में 125.44 प्लस 16 बहुत ही शानदार, बेहतरीन। कैलकुलेशन वाला पार्ट सिर्फ इतना सा करना था, है ना। 256 125.44.0044 6 5 11 5 3 8 2 1 3 381। इसके आगे तुम खुद कर लेना, अब यहां से आगे मैं नहीं कराऊंगा सर। सो दिस इज द कांटेक्ट फोर्स, ठीक है, जो हमारे पास आ रहा था। एनीवेज यहां तक तो समझ आई होगी बातें, आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। भाई बड़ी सिंपल सी बातें हैं। कांटेक्ट फोर्स के बारे में पहले भी मैं आपको बता चुका था कि यार होता यूं है कि अगर किसी बॉडी को किसी टेबल पे रख दिया जाए, किसी बॉडी को अगर टेबल पे रख दिया जाए, तो क्या ये बॉडी जो है टेबल के साथ कांटेक्ट में है? हाँ सर बिल्कुल है। कांटेक्ट में होने की वजह से इसके ऊपर दो प्रकार के फोर्स लगते हैं। एक फोर्स जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, जिसको कि हम प्यार से नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। एक फोर्स जो सरफेस के अलोंग होता है, जिसको कि हम प्यार से फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। तो एक होता है बेटा फ्रिक्शनल फोर्स, एक होता है बेटा नॉर्मल रिएक्शन, और इन दोनों का रिजल्टेंट जो आता है इसको कहते हैं कांटेक्ट फोर्स। दिस इज द एफ सरफेस और द कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, तो ये बातें तो मैं पहले भी बताई थी तुम लोगों को। तो जब भी किसी बॉडी को किसी सरफेस पे रखते हो, उसके ऊपर दो फोर्स लगते हैं, एक लगता है नॉर्मल फोर्स, एक लगता है फ्रिक्शनल फोर्स, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है वो होता है हमारा कांटेक्ट फोर्स। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है वो होता है हमारा कांटेक्ट फोर्स। तो भाई यहां पे अगर आप गौर फरमा के देखें तो कांटेक्ट फोर्स और नॉर्मल के बीच लगने वाला जो एंगल होता है, कांटेक्ट फोर्स और नॉर्मल के बीच में लगने वाला जो ये एंगल होता है, इसको कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन डिनोटेड बाय लैम्डा। नॉर्मल और कांटेक्ट फोर्स के बीच का एंगल नोन एज द लैम्डा, यानी कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन। बस इतनी सी बात है। अब जरा डायग्राम से गौर फरमा के देखो। सो tan लैम्डा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, भाई यहां पे पैरेलल शिफ्टिंग कर ली जाए तो यहां पे ये फ्रिक्शन, ये नॉर्मल,
सो tan लैम्डा विल बी इज इक्वल्स टू फ्रिक्शन की जगह F, नॉर्मल की जगह N। पहला फॉर्मूला तो यहीं से सामने आ जाता है, पर सर दिक्कत ये आती है कि पता ही नहीं चलता फ्रिक्शन कौन सा वाला ले यहाँ पे। तो बेटा हमने बोला लिमिटिंग फ्रिक्शन लो यहाँ पे, है ना। देखो ऐसी चीजें जब भी आपको सॉल्व करनी हो तो देखो अप्लाइड फोर्स लगाया है, यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन कंसीडर कर लीजिए। तो इफ इट इज अ लिमिटिंग फ्रिक्शन सो tan लैम्डा इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल अपॉन नॉर्मल, नॉर्मल से नॉर्मल मर जाएगा और tan लैम्डा बनेगा म्यू एस। कोई आपसे पूछे भैया लैम्डा का वैल्यू बताइए कितना, तो बोलना tan इनवर्स म्यू एस, ये है लैम्डा, tan इनवर्स म्यू एस। देख लो भाई इन्होंने भी सारी बातें लिखी है जो मैंने लिख के बताई है। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज नथिंग बट द एंगल बिटवीन द कॉन्टैक्ट फोर्स एंड द नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल और कॉन्टैक्ट फोर्स के बीच का एंगल क्या कहलाता है मेरे बच्चे? एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है। तो छाप लो इसको जल्दी से, छाप लो इसको भी जल्दी से, नोट कर लो। हो गया? आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारे पास आता है इट इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ रिपोज। क्या है ये एंगल ऑफ रिपोज या फिर एंगल ऑफ स्लाइडिंग? क्या क्या होता क्या है सर असल में इसमें? भाई बड़ी सिंपल सी कहानी है। मैं इसको एक बॉक्स कंसीडर करता हूं। जस्ट गिव मी अ सेकंड बेटा, जस्ट गिव मी अ सेकंड। एक बॉक्स मुझे मिला है बड़ी मुश्किल से, कहीं गिर ना जाए ये बॉक्स। यस, गॉट इट। सो आई एम हैविंग दिस बॉक्स। जरा गौर फरमाना, ये क्या हो गया, हटा दो इसको। हाँ भाई, सो मेरे पास है बॉक्स, बॉक्स के ऊपर रखा अपना मोबाइल। चलो भाई क्या होगा, अभी बढ़िया ऐसे रखा हुआ है, दिख रहा है सबको, हॉरिजॉन्टल है, कुछ नहीं हो रहा है। अब मैं इसको इंक्लाइन करना हूं, इंक्लाइन करो, इंक्लाइन करो। आप देख रहे हो बॉक्स पे मोबाइल अभी भी टिका हुआ है। मैं और ज्यादा इंक्लाइन कर रहा हूं, और ज्यादा इंक्लाइन कर रहा हूं, और ज्यादा इंक्लाइन कर रहा हूं। अभी भी मोबाइल टिका हुआ है, और ज्यादा इंक्लाइन कर रहा हूं, 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 और ज्यादा इंक्लाइन कर रहा हूं। पर एक एंगल ऐसा आया, एक एंगल ऐसा आया जिस पे मोबाइल रखने से वो फिसलता है। एक ऐसा एंगल मुझे मिला है जिस पे रखने से मोबाइल फिसलता है। तो हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बना है, हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बना है। उप्स, मेरा मोबाइल गिर गया, ओहो, चलो कोई बात नहीं। हाँ देखो, तुम्हें पढ़ाने के लिए तो नुकसान भी करने के लिए तैयार हूं अपना, बस समझ जाओ। हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना है दैट इज नोन एज द एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग। तो इंक्लाइन का एक ऐसा एंगल जिस पे किसी बॉडी को रखें तो वो फिसल के नीचे आ जाए, उसको क्या कहेंगे? एंगल ऑफ स्लाइडिंग और एंगल ऑफ रिपोज। तो हॉरिजॉन्टल पे कुछ नहीं हो रहा था, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, एक ऐसा एंगल मुझे मिला जिस पे ये स्लाइड होता था। एक ऐसा एंगल मुझे मिल गया हॉरिजॉन्टल के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ एक ऐसा एंगल मुझे मिला है जिस पे ये मोबाइल स्लाइड हो रहा है। तो हॉरिजॉन्टल के साथ एक ऐसा एंगल जिस पे बॉडी स्लाइड होना शुरू हो जाए, दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिपोज और स्लाइडिंग। इट इज द एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन एट विच अ बॉडी प्लेस्ड ऑन इट बिगन्स टू स्लाइड। भैया देखो भाई, सीधी सी बात है, इस एंगल पे बॉडी स्लाइड करना शुरू करती है। बिगिंस टू स्लाइड का मतलब समझ गए ना? मैंने भी आपको दिखाया, मोबाइल स्लाइड करना शुरू कर गया। तो जरा भावनाओं को समझो। ये हमारे पास इंक्लाइन प्लेन, यहां पे मोबाइल रखा था और इंक्लाइन करते करते एक ऐसा एंगल मुझे मिला, इंक्लाइन करते करते एक ऐसा एंगल मुझे मिला जिस पे बॉडी जस्ट बिगिन टू स्लाइड। और बेटा ऐसे केस में आगे की तरफ तो फोर्स आपको पता ही है, mg sin phi लग जाएगा। यहां पे एक फ्रिक्शन आएगा, लेकिन कौन सा वाला फ्रिक्शन? यहां पे एक फ्रिक्शन आएगा, कौन सा वाला? बॉडी बिगिन टू स्लाइड, स्लाइड होना शुरू होने वाली यहां पे। तो मतलब रेस्ट पे तो नहीं है बॉडी, जस्ट स्लाइड होने शुरू होने वाली है, स्लाइड होना शुरू होने वाली है ना, मतलब फिसलना स्टार्ट होगी अभी यहां से बॉडी। तो ये वो एंगल जिस पे बॉडी जस्ट स्टार्ट करती है फिसलना, यानी कि अभी सर यहां पे प्रॉपरली मोशन शुरू नहीं हुआ बट मोशन शुरू होने वाला है, वो वाला सिचुएशन लगाते हैं हम लोग। तो ऐसे केस में अभी भी बॉडी यहां पे है एंड बॉडी बिगिंस टू स्लाइड। बॉडी अभी वहीं पे ऊपर रुकी हुई है और वो स्लाइड करना शुरू करने वाली है। अगर बॉडी अभी भी ऊपर है तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के हिसाब से लिमिटिंग फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू mg sin phi।
भाई सीधी सी बात है, फ्रिक्शन को क्या कहते हैं, म्यू एस इंटू नॉर्मल इक्वल्स टू एम जी साइन फाई, और यहां से गौर फरमाया तो म्यू एस इंटू नॉर्मल की जगह लिखता हूं एम जी कॉस फाई इक्वल्स टू एम जी साइन फाई। भाई एम जी से तो एम जी मरने वाले हैं, तो एम जी ने एम जी को मार डाला और कॉस फाई नीचे चला गया, तो म्यू एस इक्वल्स टू साइन फाई अपॉन कॉस फाई, कैन बी रिटन एज tan ऑफ फाई। सो म्यू एस इक्वल्स टू tan फाई। क्या ये बात समझते हो ना? म्यू एस इक्वल्स टू tan फाई। म्यू एस इज द कोफिशिएंट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन, फाई इज दैट एंगल, तो फाई यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग। हाँ जी लीजिए, फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स म्यू एस, ऐसा करने से भी आपको मिल जाएगा आंसर। तो अगर आपसे कोई सवाल दे दे, बोलते कि एक इंक्लाइन है, उस पर बॉडी को रखा है एंड जस्ट बिगिंस टू स्लाइड, तो सीधा सीधा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दे देगा या फिर आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे देगा, उससे आप बाकी की चीजें निकाल लेना। अगर उसने एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दे दिया तो आप कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकाल लोगे, अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन निकाल लोगे। कोई बड़ी बात थोड़ी है इसमें, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है इसमें, है ना भाई। बॉडी जस्ट फिसलने वाली है, अभी हुई नहीं है स्टार्ट, फिसलने वाली है और अभी स्टार्ट नहीं हुई, तो इसलिए हमने लिमिटिंग फ्रिक्शन रखा, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन ही वो स्टेज है, वो इंटरमीडिएट स्टेज है, रेस्ट से मोशन आते समय बीच में कहीं, रेस्ट से मोशन पे आते समय बीच में कहीं लगता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। आई होप आपको समझ आ रही होगी बातें, हो गया होगा ना नोट। चलो बच्चे आगे बढ़ते हैं, हम लोग एक सवाल देखते हैं इसी पे बेस। बोला गया है क्या, बॉडी स्लाइडिंग डाउन इन इंक्लाइन प्लेन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 45 डिग्री है। बेटा इसमें बोला है स्लाइडिंग डाउन, मतलब बिगिंस टू वाली बातें नहीं है, स्लाइडिंग डाउन मतलब ऑलरेडी स्लाइडिंग है ना, तो यहां पे वो बिगिंस वाली बातें नहीं है। अगर आप लोग दिमाग लगा रहे हो और सोच रहे हो कि ऑलरेडी सर वो ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि वो पहले मतलब फिसलना शुरू हो रही है, ना 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 ना, बॉडी इज स्लाइडिंग डाउन मतलब ऑलरेडी वो स्लाइड हो रही है ऑन एन इंक्लाइन प्लेन हैविंग द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 45 डिग्री। आपको सवाल में दे रखा है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 है, ये आपको दे दिया है, जी का वैल्यू 9.8 लेना है। व्हाट इज द डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, इस बॉडी का डाउनवर्ड एक्सेलरेशन हमें बताना है। बड़ा बड़ी सिंपल सी बातें हैं, यहाँ पे एक ब्लॉक रख दिया गया जिसका मास m हो जाएगा, और m मास के इस ब्लॉक की अगर गौर फरमाया जाए तो इस पे लगते हैं कुछ फोर्सेस, उन फोर्सेस से आप काफी अच्छे से वाकिफ हैं, और यहाँ पे दिखता है आपको कि mg इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, mg का cos 45 डिग्री इधर लगेगा ना, और mg का sin 45 डिग्री इधर लगेगा। तो एक तो mg का cos 45 लगता है और mg का sin 45 डिग्री लगता है, उसके अलावा यहां पे नॉर्मल लगता है और एक फ्रिक्शन लगता है। सिंस बॉडी इज ऑलरेडी स्लाइडिंग सर, तो यहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन की चर्चाएं करेंगे हम लोग। क्वेश्चन में बोल दिया है बॉडी इज ऑलरेडी स्लाइडिंग, तो फिर यहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। बॉडी स्लाइड कर रही है, दैट मींस इस बॉडी के पास एक्सेलरेशन होगा आगे की तरफ, mg sin 45 डिग्री इज ग्रेटर देन फ्रिक्शन। सिंस बॉडी is sliding, therefore mg sin 45 degree is greater than the limiting friction। तो यहां पे इक्वेशन लिखी जाए, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स पे लिखा जाएगा mg sin 45 डिग्री, mg sin 45 डिग्री माइनस का म्यू के इंटू नॉर्मल इज इक्वल्स टू ma। मास बोले तो कितना है सर, पता नहीं सर कितना है, लिख लो mg sin 45 1/√2 माइनस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 इंटू mg cos 45 डिग्री इज इक्वल्स टू ma। देखो भाई जो मुझे दिख रहा है तुम्हें भी दिख रहा होगा कि m से m मर गए, तो इट कम्स आउट बी g/√2 माइनस का 0.5 g/√2, जिसको सॉल्व करते हैं g अपॉन √2 माइनस का 0.5 g अपॉन √2 इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन बनता है g अपॉन √2 1 माइनस का 0.5, सॉल्व करा 0.5
जी बाय रूट टू। चाहो तो जी का वैल्यू 10 ले लेना, तो आंसर बनेगा 5 बाय रूट टू। वैसे उन्होंने बोला जी का वैल्यू आपको 9.8 लेना है, तो जी की जगह 9.8 पुट करते हैं। चलिए अगले पेज पे सॉल्व किया। 0.5 इंटू 9.8 अपॉन 1.4, रूट टू का वैल्यू ले लिया। पॉइंट से पॉइंट मर जाता है, 2 7 14, 2 4 8, 2 9 18, 7 7 49। एक्सेलरेशन की वैल्यू 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रूट टू की जगह 1.4 पुट कर दिया, और वहां पे आप देख सकते हैं दैट जी का वैल्यू 9.8 लेना है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है। वैसे तो इन्होंने ऑप्शन दे दिए हैं, बट चलो कोई बात नहीं, हमने तो और ज्यादा स्मार्टनेस दिखा दी। चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक काम करो, रूट टू से मल्टीप्लाई कर दो, रूट टू से डिवाइड कर दो, तो ये 2 हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे, अपॉन में 0 आएगा, तो 5 इंटू 9.8 रूट टू डिवाइड बाय 2, सो ये 4.9 टाइम्स आएगा। 5 तो तब भी आना ही है, 5 तो तब भी आना ही है ना। तो 9 5 जा 45, 5 4 जा 20, 24.5। ऑप्शंस में नहीं है ऐसी बातें। जी का वैल्यू 10 ले लिया क्या इन्होंने? देखो ऑप्शंस मुझे चेक करने दो, कहीं जी का वैल्यू 10 लेके तो नहीं किया इन्होंने सॉल्व। रुको 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 9.8, मुझे ऐसा लग रहा है जी का वैल्यू इन्होंने 10 ले लिया था। सो रूट टू हो जाएगा, और 2 से 5 टाइम्स 19.6, 2 से 25। 5 मल्टीप्लाई करना भूल गए इसमें लोग, है ना। हाँ भाई, तो इसमें 5 मल्टीप्लाई करना भूल गए, एक ऑप्शन में 5 मल्टीप्लाई करना, तो यही सही होगा, क्योंकि और तो कोई ऑप्शन दिखता नहीं है। बाकी ऑप्शंस को मॉडिफाई कर देता हूं मैं, क्या कर सकता हूं इससे ज्यादा, तो है ना। चलो, हाँ भाई, तो एक ही गलती हुई है, इन्होंने 0.5 यानी कि जो 5 वाला पार्ट था उसको कंसीडर नहीं किया। तो ऐसा करने से यू विल गेट द आंसर ऑफ 5 इंटू 4.9 रूट टू के टर्म्स में चाहिए तो 5 इंटू 4.9 रूट टू, जो कि बी ऑप्शन में दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, तो वैसा आप कर सकते हैं। बाकी अगर प्रॉपर्ली चेक करना है तो 3.5 आ रहा है, यही हमारा सही आंसर है। तो इसको एक काम करो, छाप लो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। छापा सभी ने? यहां पे आइए, ये लिख लेना, यही फाइनल आंसर होगा। लिख लो लिख लो लिख लो जल्दी से। हो गया? समझते हो फ्रिक्शन की बातें? समझते हो क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन? समझते हो क्या होता है एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन? अगर ये सारी बातें समझते हो तो डीपीपी करने के लिए भी तैयार होंगे। तो डीपीपी आपको मिलेगी हमारे ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrains.com पे जाइए, वहां पे जाना है, आईआईटी जेईई में जाके मेरे लेक्चर पे से वॉच नाउ पे क्लिक कर देना, तो एक और पेज खुल जाएगा जहां पे आपको सारे लेक्चर्स, डीपीपीस और उनके वीडियो सॉल्यूशन, सब कुछ हर चैप्टर के लिए हर एक चीज हमने यहां पे प्रोवाइड करा दी है मेरे बच्चे। तो सारे सीक्वेंस में चीजों को फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, तो डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, आपका बहुत सारा टाइम यहाँ पे बचने वाला है। तो भाई अगर आपको किसी भी चैप्टर में कोई भी समस्या हो तो आप सीधा वेबसाइट पे आइए, आपके रिस्पेक्टिव चैप्टर्स को देखिए और अपने डाउट्स को क्लियर कर लीजिए। ये आपके लिए टाइम सेविंग पार्ट है ना। और ये बेटा बिल्कुल फ्री है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि वेबसाइट पे आएंगे तो क्या सर सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, क्या नहीं लेना कोई सब्सक्रिप्शन, आपकी मर्जी। जितने लेक्चर्स आपको देखने उतने लेक्चर्स देखो, अपने दोस्तों को दिखाओ, भाई बंधुओं को दिखाओ, भाई सबके लिए फ्री है ये, है ना। तो एक बार आके विजिट कर लेना, वेबसाइट अच्छी चीज है। इसके अलावा चैनल पे अगर आप लोग नए हैं सो मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। वो जो लाल बटन दिख रहा है दबा दो, अभी के अभी दबा दो। उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दो, सो दैट आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। और बाकी हाँ, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचा देना सेशन, उनको बोल देना कि भाई जेईई की प्रिपरेशन अगर करनी है, एडवांस लेवल तक जाना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, तो मैग्नेट ब्रेन्स आके ज्वाइन कर ले, क्योंकि उसी में ही उनका फायदा है। ठीक है, और सेशन अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना। बस इतनी ही बातें आज के अमेजिंग सेशन के लिए। बाकी फ्रिक्शन में आई डोंट थिंक कि कुछ और चीजें बची है, कुछ छोटा मोटा होगा तो उसको मैं क्वेश्चंस के थ्रू आपको कंप्लीट करा दूंगा। तो ऐसा सोचना मत कि मैं कुछ मिस करता हूं, कुछ मिस नहीं होगा, सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।